अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। और आज अदब व फ़नून नामे में हमारा मौजू है तर्जुमे की अहमियत। जी हाँ, तर्जुमा जो है वो ज़ाहिर है दुनिया भर की ज़ुबानों में एक दूसरे की ज़ुबानों के तराजिम जो है वो होते हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे। तर्जुमे का मतलब एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान के इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सरमाए को मुंतकिल करना है दूसरी ज़ुबान में। और ये सिर्फ़ एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल होने का मामला नहीं होता। ज़ाहिर है कि एक ज़ुबान जो है वो पूरे पूरे अपने अंदरून में और बैरून में एक पूरे कल्चर को, एक पूरी तहज़ीब को और पूरी सकाफ़त को समोई हुई होती है। जिस ज़ुबान में जो भी कुछ लिखा जाता है और ख़ास तौर पर अगर इल्मी व अदबी सतह पर लिखा जा रहा है तो यकीनन उस ज़ुबान का जो सारा एसेंस है, उसकी जो तख्लीक़ी सतह है, उसकी जो तहज़ीबी सतह है, उसकी जो सकाफ़ती सतह है, वो सब कुछ अगर वो किसी दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल होगा तो बड़ी हद तक वो सब चीज़ें भी मुंतकिल होती हैं। तर्जुमा जो है वो ज़ाहिर है कि अरबी से भी हमारे यहाँ उर्दू में हुआ, फ़ारसी से भी शुरू में हुआ। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की कि जो फ़ारसी की चीज़ें हैं उनको, फोर्ट विलियम कॉलेज की इस हवाले से जो है बड़ी कारकर्दगी है कि बहुत कुछ जो है अंग्रेज़ों ने अपने लिए, अपने निसाब के लिए, कि ताकि वो हुक्मरानी अच्छे तौर पर कर सकें, क्योंकि फ़ारसी को तर्क किया गया और उर्दू को आगे लाए अंग्रेज़। और हिंदू उसमें बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़े, उन्होंने उसको वेलकम किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत सा जो फ़ारसी का सरमाया था उसको उर्दू में मुंतकिल किया। और फिर अंग्रेज़ी ज़ुबान से भी जो शेर व अदब की ज़ुबान थी या इल्म की ज़ुबान थी, ज़ाहिर है उससे भी बहुत सारी चीज़ें मुंतकिल हुईं। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और शिबली साहब ने और हाली साहब ने, इन सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने तर्जुमे जो अंग्रेज़ी की चीज़ें थीं उसको पढ़कर उर्दू में अपने तौर पर उसको मुंतकिल किया या उससे फैज़ हासिल किया। मुक़दमा शेर व शायरी में वो सारा एसेंस जो है अंग्रेज़ी तनक़ीद का, वो हमें नज़र आता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उससे बहुत फैज़ उठाया। और बहुत सारे नुकात जो मगरिबी अदब के थे, मगरिबी शुरा की जो फ़िक्र थी, कौमी शायरी क्या होती है, शायरी क्या होनी चाहिए, अदब की अफादियत क्या होती है, शेर व अदब की अफादियत क्या होती है, ये अंग्रेज़ी सोच थी जो मुंतकिल हुई। और उर्दू में उसके लिए जब ये मुंतकिल हुई तो नए रास्ते खुले। तनक़ीद हो, ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें, नावल हो या शॉर्ट स्टोरी हो या तनक़ीद हो, ये तो बराह रास्त अंग्रेज़ी ज़ुबान से हमारे यहाँ आ गई चीज़ें। और गज़ल हमारे यहाँ फ़ारसी से आ गई। इसी तरह कसाइद जो हैं वो भी अरबी से और फ़ारसी ज़ुबान से आए। तो बहुत कुछ हमने बैरूनी ज़ुबानों से लिया। एक ज़माने में हाइको का बड़ा चलन हुआ, उसके तर्जुमे भी हुए, हाइको लिखी भी गई। और जब तक बहुत अच्छी पेमेंट होती रही जापानी से, भारत खाने से, वो सब चीज़ें चलती रहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लगता है कि बहुत कम हो गया वो मामला। तो तर्जुमे जो हैं वो ज़ाहिर है कि हर सतह पर हुए हैं। यूरोपीय अदब, रशियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, ये सब चीज़ें जो हैं, नावल, उनके अच्छे नावल, बड़े नावल, वो उर्दू में तर्जुमा हुए। शॉर्ट स्टोरीज़ दुनिया भर की वो उर्दू में मुंतकिल हुई। और हमारी जो कौमी ज़ुबानें हैं वो भी ट्रांसलेशंस होती रहती हैं। मतलब सिंधी अदब की तहरीरें भी उर्दू में आती रहती हैं, बलूची अदब की तहरीरें भी उर्दू में मुंतकिल होती हैं। पंजाबी ज़ुबान में तो खैर ज़ाहिर है रस्मुल ख़त का इतना चलन नहीं है, तो यहाँ की जो उर्दू की चीज़ें वो सिंधी में ट्रांसलेट होती हैं, बलूची में ट्रांसलेट होती हैं, पश्तो में ट्रांसलेट होती हैं, वहाँ की उर्दू में होती हैं। तो ये हम कौमी ज़ुबानों का जो एक मामला है वो भी चल रहा है। और बैनुल-अक़वामी ज़बानें जो हैं उनका भी जो अदब है, कहानियाँ हैं, नावल हैं, शायरी है, बहुत कुछ जो भी कुछ है, तनक़ीद है, वो सब उर्दू में मुंतकिल हो रहा है, होता रहा है। और ये चलन जो है 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा हुआ और उससे पहले भी ज़ाहिर 19वीं सदी में ये काम शुरू हो गया था। इक़बाल को हम अगर बहुत बड़ा शायर मानते हैं और कदावर शायर मानते हैं तो ज़ाहिर है कि उनकी फ़िक्र का मतलब ही है। वो एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। उर्दू अदब में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, क्योंकि वो बराह रास्त अंग्रेज़ी, जर्मन, फ़्रेंच और बहुत सारी चीज़ों में, अरबी, फ़ारसी, सबसे उनको दस्तरस थी। इसी वजह से वो वहाँ का जो अदब उन्होंने पढ़ा उसको फिर अपने नज़रियाती सांचे में ढाला उन्होंने और फिर उसको पेश किया। तो उनका जो विज़न है बहुत बड़ा था। तो अदब हमें जो है, जो ट्रांसलेशन है, उसकी बड़ी कदर होनी चाहिए।
بغداد میں تو ظاہر ہے ٹرانسلیشن کا اتنا بڑا اس کو کمال کہا جاتا تھا کہ اگر ترجمہ ہوتا تھا تو وہ سونے کے میں تول دیتے تھے اس ترجمے کو، اتنی قدر و منزلت تھی۔ اور بغداد میں اس ہارون رشید کے دور میں بہت کام ہوا، دنیا بھر کا لٹریچر جو ہے وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور یونان کا جو سارا فلسفہ ہے اور چیزیں ہیں یہ بھی پہلے عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں، اور عربی میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد یورپ کی طرف گئیں۔ اس وقت تک یورپ جہالت کے اندھیروں میں گم تھا وہ۔ تو یہ تو مسلمانوں کو بھی بہت بڑا کام ہے۔ کاغذ کی ایجاد جب چین میں ہوئی تو پھر انہوں نے وہاں سے ایڈاپٹ کیا مسلمانوں نے، اور اس کو پھیلایا ہندوستان میں، اور یورپ میں وہ گیا کاغذ، اور پھر کتابیں چھپنی شروع ہوئیں۔ تو بہت کام تو مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو ترجمہ بہت عام چیز ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو آپ کا ویژن کھول دیتا ہے کہ دوسری زبانوں میں کیا ہو رہا ہے، دوسری زبانوں کے ادب میں کیا ہو رہا ہے، اور شاعری کیسی لکھی جا رہی ہے، اور شارٹ اسٹوری ہے تو کیسے لکھی جا رہی ہے، ناول ہے تو کیسے لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں کافکا کا تجربہ بھی، ترجمے بھی ہوئے، دوستویسکی کے ترجمے بھی ہوئے، اور پورا ویسٹ لٹریچر جو ہے، اور لاطینی امریکہ کے جو لٹریچر ہے، مارکیز کا سارا لٹریچر ہے اردو میں ہے، موجود ہے۔ فلسفہ ہمارے یہاں اردو میں موجود ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ بہت شروع میں یہ خیال ہو کہ ترجمہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ترجمے کی جو قدر و منزلت ہے اس کا احساس ہوا ہے، اور بہت اعلیٰ ترین ذہنوں نے جو ہے وہ ترجمے کیے ہیں، اس کا حق ادا کیا ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے پتے مار کر یہ کام کیا، اور اداروں والا کام جو ہے وہ اشخاص نے کیا، اور بہت کمال کی سطح پر بہت کچھ کیا۔ اور اردو سے بھی انگریزی میں ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، منٹو بھی ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہوئے ہیں، غالب بھی ہوئے ہیں، میر بھی ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ضرور ہوئی ہیں۔ شاعری میں ایک ضرور مسئلہ ہے کہ شاعری میں غزل خاص طور پر، یا جو پابند نظم ہے، اس کے جو اوزان ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اس میں پروز پوئٹری ایک ایسی چیز ہے جس کو ترجمہ کرنا آسان ہے دوسری زبانوں میں۔ اگر اردو میں ہمارے یہاں پروز پوئٹری موجود ہے تو وہ ایک آسان کام ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے کسی بھی زبان میں، تو وہ اس میں نہ اوزان کا مسئلہ ہے، نہ بحر کا مسئلہ ہے، نہ وزن کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک اچھی صنف ہے اس حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے۔ تو ترجمے ہو رہے ہیں، اور ادبی رسائل میں اس بڑا کردار ادا کیا ہے، ترجمے چھپے ہیں ادبی رسائل میں۔ اور جیسے آج ہے تو آج میں بہت سارے ٹرانسلیشن کا کام جو ہے وہ شائع ہوا ہے، دنیا ذات میں بہت سارا کام شائع ہوا ہے، اور جو بڑے ٹاپ کے ہمارے ادبی رسائل ہیں ان میں ٹرانسلیشن کا باقاعدہ ایک سیشن موجود رہا ہے، اور اس سے دنیا بھر کا ادب جو ہے وہ ہم پڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ مطالعہ کرنا اور اپنی زبان کے علاوہ دیگر بڑی زبانوں کا جو شعر و ادب ہے اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں میں کس طرح لکھا جا رہا ہے، پیرائے اظہار کیا ہے، موضوعات کیا ہیں، کتنی قوت سے لکھا جا رہا ہے۔ تو ترجمے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم براہ راست کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں ترجمے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے، کرونا سے بچیں۔ شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔